to the open sky. Oh, नमस्कार दोस्तों, हिसार स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आप लोगों का स्वागत है। और यह हमारी थर्ड क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लासेस ले ली हैं एमसीक्यूज की। और दोस्तों, ये जो तीसरी क्लास आज की होने वाली है, इतनी शानदार, इतनी जानदार क्लास होगी। यदि आपने पेशेंस रखकर ये अगला 1 घंटा इस क्लास के अंदर बने रहे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इकोनॉमिक्स के बहुत सारे फंडामेंटल कंसेप्ट आपके पक्के हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आज की हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। बिकॉज आपका जब चैनल सब्सक्राइब करते हो, तब मुझे मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है आपके साथ मिलकर कुछ अच्छा और बेहतर करने का। एंड इसके साथ साथ ही मैंने हमारे जो टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर फ्री मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। बेसिकली हम गूगल फॉर्म के अंदर वो मॉक टेस्ट ले रहे हैं, जिससे कि आपको भी फीडबैक मिलेगा कि आप किस लेवल के ऊपर अपनी प्रिपरेशंस को लेके जा रहे हो। एंड हमको भी फीडबैक मिलेगा कि जो हमको सुनने वाले हैं, जो हमारी क्लास को देख रहे हैं, उसको किस लेवल का कंटेंट हमें प्रोवाइड करवाना है। तो आप उन फ्री मॉक टेस्ट को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, उनको लगाइएगा। एंड उसके अंदर अगर कुछ भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम इन क्लासेस के अंदर ऐड कर देंगे और उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो बिना किसी देरी के दोस्तों, आज की हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि कोविड-19 के टाइम पर जब विदेशों के अंदर फूड की डिमांड बढ़ी, तो उस टाइम पर इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसने बेटर परफॉर्मेंस दिया। एंड सेकंड स्टेटमेंट कहती कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं रहा, चाहे वो बफेलो मीट हो, टी हो, कॉफ़ी हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हो। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट राइट हो जाएगी और सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। बिकॉज इंडिया के पास दोस्तों फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, एंड जिसके पास बहुत भारी मात्रा में स्टॉक है फूड्स का। एंड जब भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे अभी पंजाब में एक बहुत बड़ा अकाल हमें देखने को मिलता है कि बारिश के कारण, बाढ़ के कारण पंजाब की पूरी जनता बेसिकली डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रही है। तो इंडिया के पास जो एफसीआई है, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी, एक एक्ट आया था हमारा, फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964। एंड एफसीआई वाज सेटअप एज द कंट्री वाज फेसिंग मेजर शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। एंड अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों, तो इनिशियली इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में था, लेकिन अभी इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि नेट माइग्रेशन क्या होता है, नेट माइग्रेशन रेट क्या है। तो माइग्रेशन का मीनिंग होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। और यहाँ पर अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि ओवरऑल लेवल ऑफ पॉपुलेशन का चेंज हो जाना जस्ट बिकॉज ऑफ टोटल माइग्रेंट एंड इमिग्रेंट, तो क्या हम उसको नेट माइग्रेशन कहेंगे। अगला है कि इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स वर्कर एंड नंबर ऑफ एमिग्रेंट वर्कर्स। एमिग्रेंट का मीनिंग क्या होता है और इमिग्रेंट का मीनिंग क्या होता है, इसको मैं अगर साधारण भाषा में बोलूँ दोस्तों, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है कि इंडिया से कोई फ़ॉरेन गया, इंडिया से मान लो हम कोई यूके जाते हैं, कनाडा जाते हैं, तो उसे इंडिया में एमिग्रेंट कहा जाएगा, और फॉरेन कंट्री वाले उस कंट्री में उसको इमिग्रेंट कहेंगे। ठीक है, तो उस कंट्री के लिए वो क्या हो गया, इमिग्रेंट हो गया, और हमारे लिए वो एमिग्रेंट हो गया। ओके, मतलब जाना, ये होता है जाना, किसी भी कंट्री के अंदर जाना, और ये होता है किसी भी कंट्री के अंदर आना। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको आप कहेंगे दोस्तों नेट माइग्रेशन। फॉर एग्जांपल, इंडिया की मान लो किसी देश की टोटल पॉपुलेशन 500 है, और उससे 500 में से 100 लोग दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, मतलब इमिग्रेंट हो जाते हैं, और 150 लोग उस कंट्री के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर नेट माइग्रेशन कितना होगा, 50। और नेट माइग्रेशन रेट निकालना हो तो 50 डिवाइड बाई 500 करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 10%। बिकॉज जो हमारी नेट माइग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज़ बेसिकली नेट माइग्रेशन डिवाइड बाय पॉपुलेशन। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ नेट माइग्रेशन रेट। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर इसके आंसर की बात करें
तो ओवरऑल लेवल, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट होगा। सेकंड ऑप्शन इसका नहीं आएगा। जो वर्कर की जो डेफिनेशन है कि एक देश से वर्कर दूसरे देश चले जाते हैं, उसका डिफरेंस अगर हम ले लें तो वर्कर वाली डेफिनेशन यहाँ पर नहीं आएगी। ये डेफिनेशन बेसिकली WTO के द्वारा यूज़ की जाती है, लेकिन जो UGC नेट है वो पहले डेफिनेशन को लेके चलता है जो नेट माइग्रेशन की है, एंड डज नॉट इंक्लूड रेफ्यूजीज एंड अदर लॉफुल माइग्रेंट्स। ये सारी डेफिनेशंस बेसिकली माइग्रेंट्स की नहीं होती हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि नीति आयोग की तो 2021 की रिपोर्ट आई है MPI के लिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि UNDP के द्वारा 2010 के अंदर लाया गया था। उससे पहले ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स हुआ करता था, उसका नाम बदलकर उसके अंदर कुछ ऐसे चीज़ों को इंक्लूड किया गया जिसके बाद उसका नाम दिया गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट, इन जो ये जो स्टेट दे रखे हैं वहाँ पर किसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, MPI का स्कोर किसके अंदर सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें नीति आयोग की, जिसको इंडिया का थिंक टैंक भी कहा जाता है, तो इंडिया नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, जिसकी फुल फॉर्म है नीति आयोग, जिसके अंदर 3 विज़न ये लेके चलता है, 15 साल, 7 ईयर एंड 3 ईयर्स। पहला जो डॉक्यूमेंट होगा विज़न डॉक्यूमेंट होगा, फिर मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी होगी, और 3 ईयर का ये एक्शन एजेंडा लेके चलता है। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। वाइस चेयरमैन इसके सुमन बैरी है, अपॉइंट बाय PM के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। और प्लानिंग कमीशन को हटाकर हमने नीति आयोग की स्थापना की थी। और आपको कमेंट करना है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, और इसका चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हाल ही में कौन है वो भी आप बेसिकली यहाँ पर कमेंट करना कि इसका चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है दोस्तों। ओके, तो ये थी नीति आयोग के बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन। ये ओल्ड इन्फॉर्मेशन है बेसिकली, तो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन को कमेंट करना होगा। एंड MPI की अगर हम डायमेंशन की बात करें तो 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। इंडिया की रैंक 66 है। और अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, ये जो इंडिकेटर लेके चलते हैं इसमें हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 इंडिकेटर को लेके चलते हैं। और इनके अंदर भी हेल्थ के अंदर इन तीनों फर्दर कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है, जिसके बिहाफ पर MPI के स्कोर को मेज़र किया जाता है। जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप देख सकते हो कि कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स एंड बैंक अकाउंट कितने लोगों का है, ये सारी चीज़ें मेज़र की जाती हैं। जो UNDP जारी करता है वहाँ पर इतने ही वेरिएबल्स को लिया जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, लेकिन नीति आयोग बैंक अकाउंट को भी लेके चलता है। एंड अगर हम बात करें हाईएस्ट टू लोवेस्ट MPI स्कोर की, तो बिहार में सबसे ज़्यादा लोग गरीब हैं, उसके बाद झारखंड, फिर UP एंड MP में। बेटर स्कोर की बात करें तो केरला, सिक्किम और गोवा का स्कोर अच्छा है, जहाँ पर बहुत कम लोग MPI कैटेगरीज के अंदर आते हैं। ये यहाँ पर बेसिकली हेड काउंट रेशियो दिया गया है स्टेट वाइज, जिसमें बिहार आप देख सकते हो जहाँ पर लगभग आधी पॉपुलेशन गरीबी के अंदर जी रही है। मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ के द्वारा इसको बताने का प्रयास करूँ दोस्तों, तो आप देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर इंडिया के अंदर जो बिल्कुल रेड कलर में है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक MPI स्कोर के अंदर आए हुए हैं। एंड उसके बाद MP, UP और झारखंड। एंड उसके बाद येलो स्टेट के अंदर राजस्थान, उड़ीसा, एंड यहाँ पर एक ये स्टेट है, इसका नाम आंध्र प्रदेश ये हो सकता है, एंड आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। एंड उसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं कि केरला और तमिलनाडु की परफॉर्मेंस अच्छी है, गोवा की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर दिल्ली की परफॉर्मेंस अच्छी है, पंजाब और उत्तराखंड की परफॉर्मेंस काफ़ी हमें अच्छी देखने को मिलती है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये यहाँ पर अपना कर्नाटका, तो ये स्टेट काफ़ी अच्छा वेलबिंग कर रहे हैं। तेलंगाना काफ़ी अच्छा कर रहा है। आंध्रा, ये बेसिकली यहाँ पर आंध्र प्रदेश होगा, ये तेलंगाना होगा। यहाँ पर झारखंड एंड एक और जो स्टेट है उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, उड़ीसा। तो ये 2 स्टेट हैं जो कि अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं, तो आप इनको देख सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं टेबल, ये जो PDF आपको मैं पक्का आपके हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर शेयर कर दूंगा। तो ये सारा डाटा आप इसके अंदर देख सकते हो कि इंडिया के अंदर कितने लोग बेसिकली पुअर हैं।
लगभग 13 करोड़ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2015 से 2019-21 का डाटा है। लगभग एक 13.5 करोड़ जो पॉपुलेशन हमारी गरीबी रेखा के अंदर जी रही है। इसमें सबसे बड़ा योगदान बिहार का है, देन यूपी एंड एमपी का है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों इसके अंदर। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, द स्ट्रैटेजी ऑफ चूजिंग द पॉलिसी विच हैज़ द बेस्ट पॉसिबल आउटकम इज़ नोन एज। वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसमें हम बेस्ट पॉसिबल आउटकम को लेते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो आपको कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, और 3 प्रकार से आप 3 चीज़ों को कैटेगराइज कर सकते हो कि मान लो आप एक डिसीजन लेते हो तो वहाँ से प्रॉफिट आएगा 8, बी लेते हो तो वहाँ से प्रॉफिट आएगा 10, और सी डिसीजन लेते हो तो आप वहाँ से आपको प्रॉफिट आएगा 11। तो बेस्ट पॉसिबल आउटकम क्या है यहाँ पर दोस्तों? 11। तो यहाँ पर मैं 11 को चूज़ करता हूँ, सी को चूज़ करता हूँ, भले ही यहाँ पर जो रिस्क है, रिस्क जिसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर करते हैं वो ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी हम सी को चूज़ करते हैं तो उसको आप कहते हैं दोस्तों बेस्ट पॉसिबल आउटकम। और यहाँ पर इसका नाम होता है दैट इज़ बेसिकली मैक्स स्ट्रैटेजी। मैक्सिमम में से मैक्सिमम को लेना, मैक्सिमम में से मैक्सिमम को लेना। अब हम दोस्तों सभी डेफिनेशन को थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली हमारी डेफिनेशन है डोमिनेट स्ट्रैटेजी, जिसकी पेपर में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि आई एम डूइंग द बेस्ट नो मैटर वट यू आर डूइंग आवर यू आर डूइंग, या दूसरी भाषा में यू आर डूइंग द बेस्ट नो मैटर वट आई एम डूइंग। कि डोमिनेट स्ट्रैटेजी का मीनिंग होता है दोस्तों कि दूसरा बंदा कुछ भी कर रहा है, मैं मेरी स्ट्रैटेजी को दूसरे बंदे के कारण चेंज नहीं करूँगा। दैट इज़ बेसिकली डोमिनेट स्ट्रैटेजी। उसी प्रकार से अगर दूसरे बंदे के पास डोमिनेट स्ट्रैटेजी है तो मैं कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा हूँ, मेरे कारण वो अपनी पॉलिसी अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करेगा। दैट इज़ बेसिकली डोमिनेट स्ट्रैटेजी। ओके, इसका मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। दोस्तों मैंने आपको डोमिनेट एंड नेस इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को समझाने के लिए एक टेबल बनाई है। यहाँ पर जो ब्लैक नंबर्स हैं वो डिनोट करते हैं ए फर्म के प्रॉफिट को, एंड जो रेड कलर में जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो डिनोट करते हैं बी फर्म के प्रॉफिट को। और यहाँ पर टिक का निशान शो करता है कि ए फर्म एडवर्टाइजमेंट करेगी, और क्रॉस का निशान शो करता है कि वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा नहीं करेगी। तो सिंपल सी बात है दोस्तों। तो अगर हम स्टार्टिंग में चेक करते हैं ए फर्म को कि ए फर्म अगर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा करती है तो उसे क्या क्या मिल सकता है। तो उसे 10 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है या फिर 15 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर वो डिपेंड करता है कि बी क्या चूज़ करती है। अगर बी एडवर्टाइजमेंट करती है तो दोनों को 10-10 का होता है। अगर बी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है तो ए को 15 का और बी को 8 का होता है। इस सिचुएशन में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर ए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा नहीं करती है तो ए फर्म को या तो 5 रुपये का प्रॉफिट होगा या 7 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब हम देख सकते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर ए फर्म को एडवर्टाइजमेंट करने में फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज आप देख सकते हो कि वो 10 और 5 में से किसको चूज करेगी दोस्तों? वो 10 को चूज करेगी। इसी टाइप से 15 और 7 में से किसको चूज करेगी? वो 15 को चूज करेगी। इसका मतलब वो एडवर्टाइजमेंट करना पसंद करेगी वट एवर कि बी क्या कर रहा है। समझ रहे हो भाई? वो एडवर्टाइजमेंट करना पसंद करेगी। ओके, अब उसके बाद दोस्तों हमारा अगला कंसेप्ट आता है मिनी मैक्स। तो मिनी मैक्स का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर हमें सबसे पहले दोस्तों पकड़ना है मिनी को। मिनी का मतलब होता है मिनिमाइज करना। मिनिमाइज करना किसको दोस्तों? कम किसको करना चाहते हैं? लॉस को। तो मिनिमाइज करना लॉस को, जो मैक्सिमम लॉस हमें हो सकता है उसको कम करना, उसको आप कहते हैं मिनी मैक्स। और मैक्स मिनी क्या होता है? मैक्सिमाइज करना। मैक्सिमाइज करना किसको? गेन को। जो कम से कम गेन हमें हो रहा है उसमें से मैक्सिमम गेन को लेना, दैट इज़ बेसिकली मैक्सिमिन। मान लो आप कोई डिसीजन लेते हो, वहाँ से आपके 3 आउटकम आते हैं 8, 7 और 6। तो यहाँ पर गेन सब ये आपके मिनिमम गेन है। इस मिनिमम में से मैक्सिमम को लेना, तो आप 8 को चूज़ करना पसंद करोगे। तो इसको आप बोलते हैं दोस्तों मैक्सिमिन। ओके, उसके बाद
मैक्सीमैक्स तो जो मैंने आपको बता ही दिया था, जो रिस्क लवर होते हैं, जो व्हेन पीपल फेस अनसर्टेन एंड मेक ए डिसीजन दैट अर्न बेस्ट आउटकम। एंड उसके बाद अगला हमारा कंसेप्ट आता है मैक्स मीन। मैक्स मीन होता है दोस्तों, यहाँ पर एक मैं आपको दिखा दूँ, ये है हमारा मैक्स मीन, यहाँ पर आई लगा हुआ है, और ये जो है कंसेप्ट है ये है मैक्स मीन, यहाँ पर कोई आई नहीं है। ये बेसिकली रिस्क अवर्जर का बिहेवियर होता है और ये रिस्क लवर का बिहेवियर होता है मैक्सीमैक्स। मैक्सी मिन क्या होता है? हु वांट्स टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग ए पुअर आउटकम। जो पुअर आउटकम आ सकती है उसकी पॉसिबिलिटी को कम करना, दैट इज बेसिकली मैक्सी मिन। और जो मैक्सी मिनी थी वो था मिनिमम गेन के केस के अंदर। यहाँ पर पूरा आउटकम को दूर करने के लिए आप यूज़ करते हैं मैक्सी मिन। और नेस इक्विलिब्रियम की ये दो डेफिनेशन पेपर में आ सकती हैं, आप ध्यान में रखना कि वी टेक डिसीजन बाय लुकिंग एट अदर बिहेवियर। आई एम डूइंग द बेस्ट, आई एम गिवन व्हाट यू आर डूइंग। कि मैं अपना बेस्ट दूंगा कब? जब मुझे पता है कि अगला बंदा क्या कर रहा है, अब मैं दूसरे बंदे के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करूंगा यहाँ पर। तो दैट इज़ बेसिकली नेस इक्विलिब्रियम। और जो डोमिनेट स्ट्रेटजी होती है दोस्तों, वो नेस इक्विलिब्रियम का ही एक पार्ट होती है, एक स्पेशल केस होता है, ठीक है। तो अगर तो नेस इक्विलिब्रियम एक बड़ा आ गया, और नेस इक्विलिब्रियम के अंदर क्या आ जाता है? डोमिनेट स्ट्रेटजी आ जाती है। डोमिनेट स्ट्रेटजी इज ए स्पेशल केस ऑफ नेस इक्विलिब्रियम बेसिकली, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लेयर, जो फर्म्स होती हैं उनको आप प्लेयर बोलते हैं। पे ऑफ, जो भी हमें आउटकम हमें देखने को मिलती है। और दो ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, एक है हमारा प्योर स्ट्रैटेजी। प्योर स्ट्रैटेजी एग्जिस्टेंस करती है सर्टेनिटी के साथ, जहाँ पर हमें पता होता है कि हमारी आउटकम क्या आने वाली है। और मिक्स स्ट्रैटेजी जहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है, जहाँ पर चीज़ें अनसर्टेन होती हैं, हम प्रोबेबिलिटी के बेस के ऊपर डिसीजन लेते हैं, तो मिक्स स्ट्रैटेजी के अंदर प्रोबेबिलिटी आती है। ऐसी फीलिंग के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं कि मिक्स स्ट्रैटेजी के अंदर क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी के आधार पर हम डिसीजन लेंगे। प्योर स्ट्रैटेजी के अंदर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती, प्रोबेबिलिटी 1 होती है। यहाँ पर किसी भी डिसीजन की प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होती, ठीक है। 1 हो गई मतलब कि सर्टेन हो गया, 1 नहीं है मतलब कि अनसर्टेन है। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है बेसिकली, कि जो हमारे स्कूल ऑफ थॉट हैं उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले कौन से आए थे दोस्तों? सबसे पहले आए थे फिजियोक्रेट्स। सबसे पहले कौन से आए थे? फिजियोक्रेट्स आए थे, जो बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड थे, जो बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते थे। वो कहते थे कि ट्रेड नहीं करना चाहिए, ट्रेड इज़ ए नेगेटिव सम गेम्स बोलते थे। वो ट्रेड को क्या मानते थे दोस्तों? कि ट्रेड अच्छा नहीं है। उसके बाद क्लासिकल, उसके बाद बेसिकली फिजियोक्रेट्स के बाद हमारे यहाँ पर आते हैं मर्केंटलिस्ट। मर्केंटलिस्ट बेसिकली कहते हैं कि ट्रेड जो है जीरो सम गेम है, हमें एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट करना चाहिए, इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो माल, एक्सपोर्ट करने से गोल्ड हमारे देश के अंदर आएगा, और इंपोर्ट करने से जब हम सब कुछ सामान विदेशों से मंगवाएंगे तो हमारे देश से गोल्ड बाहर जाएगा। तो उनका मानना था कि हमें ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि सारा गोल्ड दुनिया का हमारे पास इकट्ठा हो जाए, हम धनवान बन जाएं। तो वो ट्रेड को जीरो सम गेम मानते थे, जिसका नाम था मर्केंटलिस्ट। उसके बाद दोस्तों आते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जो ट्रेड को पॉजिटिव सम गेम मानते हैं, जो फ्री ट्रेड के ऊपर फोकस रखते हैं, जो एडम स्मिथ का कंसेप्ट है, जो इनविजिबल हैंड की बात करते हैं, जो मार्केट की बात करते हैं। देन हमारा 1929 में आते हैं केन्जियन भाई साहब, एंड उसके बाद आते हैं न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स। और ये सॉरी दोस्तों, उसके बाद आते हैं मर्केंटलिस्ट, और लास्ट में आते हैं न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स। सॉरी, ये है मोनेटरिस्ट। मोनेटरिस्ट जो कि मिल्टन फ्रीडमैन का कंसेप्ट है। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? फिजियोक्रेट्स आएंगे। उसके बाद इस डायग्राम के अकॉर्डिंग फिजियोक्रेट्स, फिर क्लासिकल, उसके बाद केन्जियन, उसके बाद मोनेटरिस्ट, एंड देन उसके बाद आएगा न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर ये सारी छोटी छोटी बातें थी जिसको आप लगा सकते हो। अब अगर हम देखें, वही सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं दोस्तों,
कि जो मर्केंटलिस्ट हैं वो ट्रेड को जीरो सम गेम मानते हैं, फिजियोक्रेट्स एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस रखते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चनरे जो फिजियोक्रेट्स के अंदर सबसे फेमस इकोनॉमिक्स हुए हैं। एंड मर्केंटलिस्ट जो थे दोस्तों, उन्होंने एग्रीकल्चर को ज़्यादा फोकस नहीं किया। एंड उसके बाद क्लासिकल जो एडम स्मिथ का कंसेप्ट है, इनविजिबल हैंड एंड फ्री ट्रेड, पॉजिटिव सम गेम्स, वो सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद नियो क्लासिकल आते हैं, जिसके अंदर मार्शल पीगू जीवोन्स, जिसने मार्जिनल इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट दिया जीवोन्स ने, कि किसी भी गुड्स के प्राइस उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग तय किए जाते हैं। एंड जो लॉन्ग टर्म के ऊपर बिलीव करते हैं, टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। एंड वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। मैक्रो मैनेजमेंट बेस्ड ऑन माइक्रो मॉडल इन्होंने दिया था। एंड वेज पर रिप्रेजेंट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जो वेज होती है वो बेसिकली बंदे की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को शो करती है। एंड रूल ऑफ मार्जिनल्स, बेसिकली जो मार्जिनल का कंसेप्ट है इन्होंने ही दिया था। एंड मार्केट कंटिन्यूस क्लियर हो जाती है। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो नियो क्लासिकल के अंदर आए। उसके बाद केन्स जो शॉर्ट टर्म के ऊपर बिलीव करते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं एज़ कम्पेयर टू मॉनेटरी पॉलिसी, जो इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी लेके आ सकती है। देन रोल ऑफ एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं। मनी इल्यूजन का कंसेप्ट यहाँ पर आता है कि लोग भ्रम में जीते हैं। एंड लेबर की डिमांड रियल होती है एंड लेबर की सप्लाई नॉमिनल रेट के ऊपर होती है, बिकॉज जो लेबर होते हैं वो मनी इल्यूजन के अंदर फंस जाते हैं। एंड उसके बाद मॉनेटरी, जो मिल्टन फ्रीडमैन इज़ वन ऑफ द की फैक्टर जिन्होंने इस कंसेप्ट को दिया, जो कि रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को शॉर्ट टर्म के अंदर इफेक्टिव मानता है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर कोई भी पॉलिसी इफेक्टेड नहीं होती है। और शॉर्ट रन के अंदर भी ये मॉनेटरी पॉलिसी को ज़्यादा तवज्जो देता है एज़ कम्पेयर टू फिस्कल पॉलिसी। एंड उसके बाद न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स टाइप, जो मानते थे दोस्तों मार्केट कंटिन्यूस क्लियर होती है। मार्केट क्लियर होने का मतलब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस किसी भी गुड्स के प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। एंड रैशनल एक्सपेक्टेशंस का इन्होंने कंसेप्ट दिया, जॉन मूथ के द्वारा जो दिया गया था। रियल बिजनेस साइकिल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और किसी भी प्रकार की मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी यहाँ पर काम नहीं करती हैं जो हमारी एग्रीगेट जो डिमांड एंड सप्लाई को इफेक्ट कर सकते हों, ठीक है। एंड जो रैशनल एक्सपेक्टेशंस के भी कुछ कंसेप्ट इसके अंदर हमें समझने की ज़रूरत है। और उसके बाद न्यू केंजिन के कंसेप्ट आते हैं, जो कि स्टिकी वेज प्राइस मॉडल को लेके चलते हैं, मेन्यू कोस्ट को लेके चलते हैं, एसमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट साइन, एग्रीमेंट वेज एफिशिएंसी थ्योरी। तो ये सारे कंसेप्ट न्यू केंजिन इकोनॉमिक्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी कि मेन्यू कोस्ट बेसिकली बात करता है कि जो फर्म होती हैं वो प्राइस को बढ़ाती नहीं है। अगर मान लो लेबर्स की वेज बढ़ जाती है या फिर मान लो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो फर्म अपनी गुड्स के प्राइस को नहीं बढ़ाती हैं। फॉर एग्जांपल पार्ले जी का जो बिस्कुट हो 5 रुपये का ही रखती हैं, क्योंकि उनका मानना है न्यू केंचियन इकोनॉमिक्स का कि अगर फर्म अपने प्राइस को बढ़ा देती हैं तो कंज्यूमर का उनके ऊपर फेथ नहीं रहता है। और जो कंज्यूमर होता है, अगर हम किसी भी गुड्स के प्राइस को हर दिन चेंज करते रहेंगे तो कंज्यूमर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है, कंज्यूमर का बिहेवियर बदल जाता है, वो किसी और गुड्स के ऊपर बेसिकली शिफ्ट हो सकता है। तो जो फर्म्स होती हैं वो डरती हैं अपने प्राइस को छेड़खानी करने के साथ, वो प्राइस के साथ छेड़खानी नहीं करती हैं। ओके, सो ये कुछ कंसेप्ट बेसिकली न्यू केंजियन इकोनॉमिक्स के द्वारा दिए गए थे। तो दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, ये बेसिकली मैच करना है हमें। तो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था, तो जो मर्केंटलिस्ट है वो बेसिकली इन्होंने जीरो सम गेम्स दिया है। एंड साइज मैटर इन इंटरनेशनल ट्रेड, ये कंसेप्ट बेसिकली द ग्रेविटी मॉडल से लिया गया है, जिसको जैम टिनबर्जन के द्वारा दिया गया है। एंड टेक्नोलॉजिकल गैप थ्योरी एमवी पोस्नर के द्वारा दी गई है। एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, ये कंसेप्ट बेसिकली पॉल क्रूगन के द्वारा दिया गया है। तो इन सभी कंसेप्ट को हम जानने का प्रयास करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला हम लेते हैं दोस्तों ग्रेविटी मॉडल, जो कि 1962 के अंदर जैम टिनबर्जन के द्वारा दिया गया था। और ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंसेप्ट कहता है कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना वो दोनों कंट्री की जीडीपी के साइज़ और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर बेसिकली जो
MBI है वो डिनोट करता है उसकी GDP के साइज़ को, और DIZ डिनोट करता है दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, और FR डिनोट करता है बेसिकली यहाँ पर कि दोनों कंट्रीज़ के साथ वैल्यू ऑफ ट्रेड कितना होगा। तो अगर GDP बड़ी है तो दोनों के साथ हम दे सकते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, कि अगर दोनों की GDP बड़ी है तो वैल्यू ऑफ ट्रेड ज़्यादा होगा, लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वैल्यू ऑफ ट्रेड कम हो जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप और GDP के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। तो बस यही कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया था। ओके, इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो न्यूटन की जो थ्योरी है ग्रेविटेशन थ्योरी, वहाँ से इस कंसेप्ट को ड्राइव किया गया है। उसके बाद में दोस्तों अगला कंसेप्ट है पॉल क्रूगमैन का, जिसने इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन इंटरनेशनल ट्रेड को दिया है। और इस थ्योरी का जो नाम है दोस्तों इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड है, इसको अपन न्यू ट्रेड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो अब जो स्टार्टिंग के जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की थ्योरीज होती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो गिवन बाय एडम स्मिथ, उसके बाद कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी गिवन बाय रिकार्डो, उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी आती है हेबलर के द्वारा, फिर हेक्चर-होलिन थ्योरी आती है जो फैक्टर एंडोमेंट के ऊपर बात करती है। वो सारी की सारी थ्योरी दोस्तों इंटर इंडस्ट्री ट्रेड थी। इंटर का मीनिंग होता है कि मान लो इंडिया पेन को एक्सपोर्ट कर रहा है और जो रुमाल है उसको इंपोर्ट कर रहा है, तो अलग अलग चीज़ों के ऊपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। लेकिन अगर इंडिया और USA दोनों पेन को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करें तो उसको बोलते हैं दोस्तों इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, कि हम सेम ही गुड का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, कि इंडिया कारें बना भी रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और इंडिया कारें खरीद भी रहा है बाहर देश से, इंपोर्ट भी कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो इस केस के अंदर इन्होंने कहा कि आजकल जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है दोस्तों, वहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता जो पहली वाली थ्योरीज के अंदर बताया गया था। आजकल जो फर्में हैं वो बेसिकली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। फर्में कैसी हैं दोस्तों, जहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता हो और फर्मों को इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, नेटवर्क इफेक्ट का यहाँ पर काम देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, एंड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हमें देखने को मिलती हैं। एंड ऑल फर्म अगर सिमेट्रिकल हैं तो हमें जो सेम प्रोडक्शन फंक्शन भी हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात आती है बाय डेफिनेशन, हमें पता करना है कि ये कंट्री इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड कर रही है नहीं कर रही। तो ग्रोबल एंड लॉयड के द्वारा ये फॉर्मूला दिया गया है, जहाँ पर ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यहाँ पर सिंबल लगाया गया है ताकि माइनस के निशान को इग्नोर किया जा सके, डिवाइड बाय x+m। तो अगर मान लो दोनों कंट्री दोस्तों, ये जो पेन है 10 पेन का एक्सपोर्ट कर रही है और 10 पेन का इंपोर्ट कर रही है, तो 10 - 10 यहाँ पर आ जाएगी 0, और तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या आएगी 1 आ जाएगी, बिकॉज 1 - 0 करेंगे तो 1 आएगा। तो अगर t की वैल्यू 1 आती है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फुल इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड हो रहा है। ओके, लेकिन अगर t की वैल्यू 0 आती है, 0 कैसे आएगी, अगर मान लो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और इंपोर्ट कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया तो 10 / 10 करूँगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 1, तो 1 - 1 करूँगा तो t की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 0। तो अगर t की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो हम केवल और केवल एक्सपोर्ट कर रहे हैं या केवल और केवल इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, हम इंट्रा नहीं कर रहे हैं, हम इंटर कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल फार्मूला। अगर t की वैल्यू 0 आएगी तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम कर रहे हैं इंटर इंडस्ट्री। अगर t की वैल्यू 1 आती है इसका मतलब हम कर रहे हैं इंट्रा इंडस्ट्री। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों जीरो सम गेम, जिसको हमने डिस्कस कर लिया था, जो कि मर्केंटलिस्ट के द्वारा दिया गया कंसेप्ट है। एंड उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों ये जो इंटरनेशनल ट्रेड का जो थ्योरीज आती हैं, सबसे पहले जो 4 थ्योरीज आती हैं ट्रेडिशनल थ्योरी, जो कि इंटर इंडस्ट्री ट्रेड के ऊपर बिलीव करती हैं, जिसमें थ्योरीज आती हैं आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, उसके बाद हेक्चर-होलिन थ्योरी। देन जो थ्योरीज आती हैं जहाँ पर हम टैरिफ को इंक्लूड कर प्रोटेक्शन को इंक्लूड कर इन ट्रेडिशनल थ्योरीज को पढ़ते हैं, कि हेक्चर-होलिन थ्योरीज को जब हम आगे बढ़ाते हैं कि जब हम टैरिफ लगाते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर तो उसका ट्रेड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। देन हम थोड़े से और एडवांस होते हैं तो आईटी के अंदर हम इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड की थ्योरीज को पढ़ते हैं, जो कि पॉल क्रूगमैन के द्वारा दी गई थी। उसके बाद हम एक जो रियलिस्टिक थ्योरी पढ़ते हैं, जो बताती है रियल के अंदर कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो कॉस्ट डिफरेंस हो रहा है वो उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न जो बताते हैं बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस, कि इंडिया और चाइना
दोनों ही दोस्तों ये पेन बना सकते हैं, लेकिन चाइना के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस है कि ये पेन 10 रुपये में बना देगा, लेकिन इंडिया वाले इसको 100 रुपये में बनाएंगे। सो दैट इज़, इस टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस के कारण चाइना क्या करता है, ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने का अगर प्रयास करें दोस्तों, तो अभी दोस्तों हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस का जो हमारा मॉडल है उसके बारे में। तो इसके अंदर दो थ्योरीज आती हैं बेसिकली। सबसे पहली जो थ्योरी आती है दैट इज़ बेसिकली जो एमवी पोस्नर के द्वारा दी गई है 1961 के अंदर, और जिसका नाम है टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल। टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल का सिंपल मीनिंग है दोस्तों कि इसके अंदर बेसिकली 3 लैग होते हैं। डोमेस्टिक लैग होता है, इसके अंदर फॉरेन लैग होता है, एंड एक होता है डिमांड लैग होता है। ठीक है, डोमेस्टिक लैग, फॉरेन लैग और डिमांड लैग। तो ये 3 चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है जो यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। एंड उसके बाद इसको अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा बताऊँ, जो तीनों लैग होते हैं कि मान लो यूएसए ने कोई प्रोडक्ट बनाया, यूएसए ने इस पेन को बनाया, और तो यूएसए अपने देश के अंदर उस पेन को बनाएगा, वहाँ पर उसको बेचेगा, और उसके बाद वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेगा, बाहर की कंट्रीज़ को भेजेगा। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर इस पेन की डिमांड मान लो स्टार्ट हो जाती है दोस्तों 6 महीने बाद। ओके, 6 महीने बाद दैट इज़ बेसिकली डिमांड लैग। और जो इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इस पेन को 3 महीने में बना देती है। ऐसा ही पेन 3 महीने में बना देती है, और तो इस कारण से किसी भी प्रकार का इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा, बिकॉज इंडिया वालों ने 3 महीने में के अंदर ही वो पेन बना दिया है। तो अब यूएसए वाला हम पेन क्यों खरीदेंगे, बिकॉज ऐसा ही चाइना करता है। चाइना बेसिकली कट कॉपी पेस्ट कर लेता है। तो अगर हमारा जो डोमेस्टिक लैग है दोस्तों वो अगर डिमांड लैग से छोटा है तो किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं होगा। लेकिन अगर ये लैग जो डोमेस्टिक लैग है कि इंडिया के लोग कट कॉपी पेस्ट करने में फेल हो जाते हैं कि डिमांड लैग 6 महीने का है और हम 12 महीने में इस पेन को बना रहे हैं, तो 6 महीने कौन सप्लाई करेगा, यूएसए सप्लाई करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। तो इस केस के अंदर हमारा जो ट्रेड पॉसिबल हो पाएगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट टेक्नोलॉजिकल गैप थ्योरी के अंदर आता है। और उसके बाद इसी के अंदर एक और थ्योरी आती है दैट इज़ बेसिकली इसी कंसेप्ट के अंदर, जिसका नाम है दोस्तों प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी। इसको वर्नर के द्वारा दिया गया था और 1967 के अंदर ये थ्योरी आई थी। इसके अंदर 5 स्टेजेस होती हैं। इन स्टेज को मैं आपको बताना चाहूँगा। इस स्टेज के अंदर दोस्तों जो ये ब्लैक लाइन है कि पहले स्टेज के अंदर आप देख सकते हो कि पहले स्टेज के अंदर मान लो यूएसए ने इस पेन को बनाना स्टार्ट किया, और यूएसए पेन को बना भी रहा है और उसको कंज्यूम भी कर रहा है। ठीक है, तो डोमेस्टिक यूएसए के अंदर जो डोमेस्टिक मार्केट है उसी के अंदर वो पेन बन रहा है और वहीं पर वो बेसिकली कंजप्शन हो रहा है। उसके बाद ये जो ब्लैक लाइन है दोस्तों यूएसए का कंजप्शन है। तो सेकेंड स्टेज के अंदर आप देख सकते हो कि यूएसए ने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज यूएसए के अंदर कंजप्शन इतना है और बाकी बचा हुआ माल वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट कर देगा। ओके, उसके बाद और वो एक्सपोर्ट करेगा तो इंडिया के अंदर वो क्या होगा दोस्तों, इंपोर्ट होगा। तो इंडिया ने इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और इंडिया का ये कंजप्शन लाइन है, ये इंडिया की क्या है दोस्तों, कंजप्शन लाइन है। और थर्ड स्टेज के अंदर भी बेसिकली यूएसए एक्सपोर्ट करता है और जो बेसिकली जो हमारा इंडिया है वो इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन थर्ड स्टेज के अंदर इंडिया ने खुद का प्रोडक्शन करना भी स्टार्ट कर दिया है, खुद का प्रोडक्शन करना भी दोस्तों स्टार्ट कर दिया है। और फोर्थ स्टेज के अंदर आप देख सकते हो कि धीरे धीरे जो इंडिया है वो अब थर्ड मार्केट के अंदर, मान लो ये फर्स्ट मार्केट है, ये सेकंड मार्केट है, तो अब इंडिया थर्ड मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट भी करने लगा है, और फिफ्थ स्टेज के अंदर आप देख सकते हो दोस्तों कि अगर यूएसए अपनी टेक्नोलॉजी बदलता नहीं है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं लेके आता है, तो जो इनोवेटिंग कंट्री है उसका आप देख सकते हो दोस्तों प्रोडक्शन कम हो गया है और कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये उसका इम्पोर्ट हो गया है, जो ज़्यादा गहरी ब्लू लाइन है। और अब इमिटेटिंग जो कॉपी करने वाली कंट्री है वो अब एक्सपोर्ट करने लगती है, और जो इनोवेटिंग कंट्री है वो इंपोर्ट करने लगती है। बिकॉज एक टाइम के बाद जो प्रोडक्ट होते हैं वो
ये जो पेन है दोस्तों, स्टार्टिंग में मान लो जब ये नया नया पेन हमने नई टेक्नोलॉजी बनाई तो हमें इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी लगी, एडवांस लेबर लगी, एडवांस स्किल की ज़रूरत थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो एक साधारण लो स्किल्ड लेबर भी इस पेन को बना सकता है, लो टेक्नोलॉजी से भी ये इस बनाया जा सकता है, जिससे कि इसकी कॉस्ट धीरे धीरे कम होती जाती है, जिससे कि जो लो लेवल कंट्रीज़ होती हैं जो सस्ती टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती हैं वो इस चीज़ को बनाने लगती हैं, जैसे चाइना करता है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस स्टेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म होती हैं। तो पेपर में अब क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है। फर्स्ट स्टेज के अंदर जो इनोवेटिंग कंट्री होती है वो एक्सपोर्ट नहीं करती, खुद के अंदर ही प्रोडक्शन करती है, उसका कंजप्शन करती है। सेकेंड स्टेज के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। थर्ड स्टेज के अंदर प्रोडक्शन जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्डाइज हो जाता है, जो अदर कंट्रीज़ के अंदर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। एंड फोर्थ स्टेज के अंदर जो इमिटेटिंग कंट्री है वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है। और फिफ्थ स्टेज के अंदर इनोवेटिंग इम्पोर्टर बन जाती है और इमिटेटिंग करने वाली एक्सपोर्टर बन जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चन बेसिकली पेपर में पूछे जा सकते हैं कि कौन सी स्टेज के अंदर कौन सी चीज़ें हैपन होती हैं। तो मैंने आपको ऐसे ही इसके द्वारा इसको बता दिया है। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या हमें बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो यहाँ पर बेसिकली बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है कि करंट अकाउंट जो है वो इंक्लूड करता है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट को, जो वस्तुएं हम एक्सपोर्ट करते हैं क्या उसको इंक्लूड करता है, नहीं करता, तो करता है भाई। करंट अकाउंट नॉट इंक्लूड, ये बात गलत हो जाएगी, वो तो करता है। इनविजिबल को इंक्लूड करता है क्या, करंट अकाउंट इंक्लूड इनविजिबल एक्सपोर्ट, तो उसको भी करता है। एंड करंट अकाउंट इंक्लूड इनविजिबल एक्सपोर्ट, तो इनविजिबल का मतलब होता है दोस्तों सर्विसेज, तो ये बात गलत हो जाएगी। करंट अकाउंट इंक्लूड बोथ मर्केंटाइज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड इनविजिबल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, तो सी ई ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए सी और ए सी इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा करंट अकाउंट बीओपी होता है दोस्तों, उसके अंदर दो अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। और बीओपी बेसिकली दोस्तों ऑलवेज इक्विलिब्रियम पर रहता है अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंट सेंस, कि बीओपी को हम दो प्रकार से देखते हैं, एक तो देखते हैं अकाउंटेंट भाई साहब के आधार पर, एक देखते हैं इकोनॉमिक्स भाई साहब के आधार पर। तो अकॉर्डिंग टू बीओपी अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग तो हमेशा इक्विलिब्रियम पर रहता है कि मान लो करंट अकाउंट के अंदर डेफिसिट हो जाता है तो उसे कैपिटल अकाउंट से पूरा कर लिया जाता है, इस प्रकार से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा इक्वल टू जीरो आ जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक्स भाई साहब के अकॉर्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट भी हो सकता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट की अगर बात करें दोस्तों, तो करंट अकाउंट के अंदर ट्रेड ऑफ गुड्स आता है जिसके अंदर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होगा, ट्रेड ऑफ सर्विसेज आएगा एंड ट्रांसफ़र पेमेंट आएगा जिसके अंदर गिफ्ट्स आ जाते हैं, जो हमें बाहर से जो भी चीज़ें हमारे देश के अंदर ट्रांसफ़र पेमेंट होती हैं जो भी फ्री में आती हैं। एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज के अंदर दोस्तों दो चीज़ें आती हैं, नेट फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम के अंदर क्या आएगा दोस्तों, नेट का मतलब होता है कि दोस्तों की जो भी लैंड लेबर कैपिटल हमारे देश से दूसरे देश के अंदर जाकर पैसा कमाते हैं, और कुछ लोग हमारे देश के अंदर आकर भी कुछ पैसा कमाकर विदेशों में चले जाते हैं। तो दोनों की फैक्टर इनकम का नेट लेकर हम हमारा निकाल सकते हैं कि हमने विदेशों से कितना नेट फैक्टर इनकम कमाया है। तो नेट फैक्टर इनकम के अंदर नेट इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी, जो क्षतिपूर्ति होती है एम्प्लॉयज़ की, वो भी बेसिकली इनको मिलती है, ठीक है। एंड नेट इन्वेस्टमेंट इनकम भी इसका पार्ट हो जाएगा। एंड नेट नॉन फैक्टर इनकम के अंदर शॉपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज एक्सेट्रा हमारी नेट नॉन फैक्टर इनकम के अंदर आ जाती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बेसिकली करंट अकाउंट का पार्ट होगा सारा का सारा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट की हम कभी और बात करेंगे, ओके। उसके बाद दोस्तों एंड अगर आपको दोनों का चार्ट देखना है तो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक आती है, 12वीं क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से करंट एंड कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशंस को दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द सीक्वेंस ओल्डेस्ट टू बिंग्स, तो इसके अंदर दोस्तों हमने एक तकिया कलाम बनाया है, बेसिकली गेट GDK टूडा। तो सबसे पहले जनेवा, फिर अनेसी, फिर टोक्यो, फिर जनेवा, फिर बेसिकली यहाँ पर
डी से ढिल्लन आ सकता है, के से कनाडी, तुर्की, उरुग्वे राउंड जिसके अंदर WTO की स्थापना की गई थी, और फिर ढिल्लन राउंड आ जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या था दोस्तों, गैट था हमारा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था, और इसके 8 राउंड हुए थे बेसिकली स्टार्टिंग में, जब तक WTO नहीं बना। सबसे पहले जनेवा बना, जनेवा राउंड आया, उसके बाद NAC, फिर तुर्की, फिर जनेवा दोबारा से। तो ये बेसिकली क्या बन गया दोस्तों, GAT गैट। उसके बाद जनेवा 1956 में, फिर ढिल्लन राउंड आया, जिसको जनेवा में हुआ था लेकिन इसको ढिल्लन राउंड के नाम से जाना जाता है, फिर कनेडी, फिर टोक्यो, फिर उरुग्वे, और फिर लास्ट में ढिल्लन दोबारा से आया है। तो ये बेसिकली राउंड आपको ध्यान में रखने हैं। और सबसे बड़ा जो राउंड चला था वो उरुग्वे राउंड चला था, लगभग 8 सालों तक ये चला था, और 1 जनवरी 1995 के दिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिसके आज लगभग 160 मेंबर हैं, जो कि वर्ल्ड ट्रेड का 98% शेयर रखते हैं। तो ये बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। एंड उसके बाद दोस्तों अगला हमारा जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है वो है बेसिकली यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है रैंक दोस्तों। रैंक बेसिकली हमें बताती है कि इसका जब हम डिटर्मिनेट निकालते हैं, मान लो हमने इस सीरीज़ का डिटर्मिनेट निकाला, और अगर इस सीरीज़ का डिटर्मिनेट निकाला और उसका डिटर्मिनेट 0 नहीं आता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, तो इसकी रैंक हो जाएगी दोस्तों 3rd, बिकॉज इसके अंदर 3 रो और 3 कॉलम है। लेकिन अगर हमने इसका डिटर्मिनेट निकाला और इसका 0 आ जाता है, चाहे हम इसको फर्स्ट रो से निकालें, सेकंड रो से, 3rd 4th इससे, और वो हर बार 0 आ रहा है, इसका मतलब इसकी रैंक 3rd नहीं है। रैंक 3rd नहीं होने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि इसके अंदर जो 3 इक्वेशन दे रखी हैं, ये पहली इक्वेशन, ये सेकंड, ये 3rd, ये तीनों इक्वेशन इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब इन तीनों में से कोई 2 इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए इसकी रैंक जो है दोस्तों 0 आ रही है, ठीक है। अदरवाइज कुछ और आती, तो अगर इसकी रैंक 0 आती है तो इसका मतलब इसकी रैंक फिर हम 2 पे चेक करेंगे। 2 पे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी 2 उठा लेंगे, कोई भी एक बॉक्स उठा लेंगे, मान लो ये बॉक्स हमने उठा लिया। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 3, 5 और 2 और 8 का, तो 8 3 24 और 5 दूनी 10, तो इसका आ जाएगा दोस्तों 14। तो 14 एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, डिटर्मिनेंट आ रहा है इस बॉक्स का, 2x2 मैट्रिक्स का, तो हम कह सकते हैं कि इसकी रैंक 2 हो जाएगी। तो जब मैंने इसको यहाँ पर निकाल के देखा दोस्तों, इसकी डिटर्मिनेंट्स निकाले, तो यहाँ पर 3 पे निकालने पर हमें यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जब हम 3 से निकालते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है, तो हम इसकी तीनों के डिटर्मिनेंट्स 0 हैं, तो रैंक 3rd नहीं होगा। तो हम किसी भी रो एंड कॉलम को डिलीट कर एक 2x2 मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ऐसा बनाने पर हम देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आ रही है 14 आ रही है, इसका मतलब इसकी रैंक यहाँ पर 2 हो जाती है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि ये जो भी डिज़ास्टर्स हुए हैं उनको बेसिकली हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल विस्फोट, लंदन स्मोक एपिसोड, या फिर एक्सोन वाल्देज, द 3 माइल आइसलैंड न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स। तो यहाँ पर अगर मैंने इसकी डेट को मेंशन किया गया है, यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी 1984 के अंदर हुई है, जिसमें मीथेन जो गैस थी वो फूट गई थी, जिसमें बहुत सारे भोपाल के अंदर जो मज़दूर थे मर गए थे उस फैक्ट्री के अंदर। एंड उसके बाद जो चेरनोबिल एक्सप्लोनेशन वो 1986 के अंदर हुआ है। ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन 1952 के अंदर हुआ है। एक्सोन वाल्देर बेसिकली 1989 के अंदर हुआ है। एंड द 3 माइल आइसलैंड न्यूक्लियर डिज़ास्टर 1979 के अंदर हुआ है। तो इसको आप मोटा मोटा ध्यान में रख सकते हो, लेकिन इतनी चीज़ें ध्यान में रहती नहीं है भाई एग्ज़ाम के अंदर, बट आप ऐसे ही ध्यान में रख सकते हो इस क्वेश्चन को। ज़्यादा इसके अंदर ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करने की नीड नहीं है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों टूल ऑफ एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी के सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों टूल कौन से होते हैं, तो एक तो होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक होता है दोस्तों टैक्स। तो अगर मान लो एक्सपेंसिव पॉलिसी को अगर हमें फॉलो करना है तो सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी और टैक्स को कम कर देगी। सो रिड्यूसिंग टैक्स एंड राइजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है इफ़ टाइम डिपॉजिट इज़ नॉट इंक्लूड इन मनी मल्टीप्लायर देन द फॉर्मूला ऑफ मनी मल्टीप्लायर क्या होगा दोस्तों।
तो मैं इसको यहाँ पर मैं सिंपल भाषा में आपको बताने का प्रयास करूँ तो जो मनी सप्लाई होती है, मनी सप्लाई मतलब कंट्री के अंदर कितना पैसा है, दैट इज़ बेसिकली करेंसी डिपॉजिट, भी जनता के पास कितनी करेंसी है, एंड डिमांड डिपॉजिट कितना है। एंड हाई पावर्ड मनी होती है बेसिकली कि करेंसी कितनी है जनता के पास एंड रिक्वायर्ड रिजर्व कितना है। इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज़ बेसिकली मनी मल्टीप्लायर दोस्तों। और उसके बाद जब इस रेशियो को डिमांड डिपॉजिट से डिवाइड करवाया जाता है तो ये फॉर्मूला हमारा कुछ इस प्रकार का बन जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल भाषा में अगर आपको बताने का प्रयास करूं दोस्तों, कि मान लेते हैं कि एक बैंक है, इस बैंक के अंदर ए पर्सन ने एक बंदे के पास 100 रुपये हैं और ये 100 रुपये में से 50 रुपये अपने पास रखता है और 50 रुपये बैंक को जमा करवा देता है। बैंक 40 रुपये को एज एन डिमांड डिपॉजिट रखता है एंड 40 रुपये का लोन दे देता है और 10 रुपये को रिक्वायर्ड रिजर्व में रखता है अपने पास, और ये 40 रुपये बेसिकली बी पर्सन को दे देता है। तो बी पर्सन के पास अब 40 रुपये की करेंसी है, ए पर्सन के पास 50 रुपये हैं और 10 रुपये बैंक के पास हैं। तो यहाँ पर मनी सप्लाई का कंसेप्ट कहता है कि मनी सप्लाई होती है करेंसी, पब्लिक के पास करेंसी और डिमांड डिपॉजिट। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि करेंसी कितनी है 90 रुपये, 50 और 40, और डिमांड डिपॉजिट कितना है दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट सॉरी है दोस्तों कितना 50 रुपये। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 140, ये आ जाएगी वैल्यू दोस्तों 140, बिकॉज यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट इन्होंने 50 रुपये बैंक के पास इन्होंने जमा करवा रखे हैं। अगर ये कभी भी जाएगा बंदा तो इसको 50 रुपये बैंक दे देगा। तो यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट 50 रुपये है और करेंसी कितनी है लोगों के पास 90 रुपये, तो मनी सप्लाई हो जाती है यहाँ पर दोस्तों 140। उसके बाद हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी बेसिकली होती है करेंसी प्लस में रिक्वायर्ड रिजर्व। तो यहाँ पर करेंसी कितनी है दोस्तों 90 रुपये है, 50 रुपये इसके पास है, 40 रुपये इसके पास हैं और रिक्वायर्ड रिजर्व है 10 रुपये, तो कितना आ जाएगा 100 रुपये। तो 100 रुपये क्या आती है हाई पावर्ड मनी, या हम कह सकते हैं कि कि हमारी कंट्री के अंदर नोट कितनी है। तो हाई पावर्ड मनी जिसको मनी बेस भी बोलते हैं वो है 100 रुपये। तो मनी बैंक ने क्या किया दोस्तों, बैंक ने अपने मैकेनिज्म का सहारा लेकर लोन देकर जो हाई पावर्ड मनी 100 रुपये था, उस हाई पावर्ड मनी से जो मनी सप्लाई है उसको 140 कर दिया है, 140 कर दिया है। इसका मतलब इसका अगर हम रेशो निकालेंगे तो कितना आएगा रेशो दोस्तों, इसका रेशो आएगा 140 डिवाइड बाई 100, इट इज़ मनी मल्टीप्लायर हमारा 1.4 हो जाएगा। और मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। और इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अगर हम रखें तो इसको हम ऐसा रख सकते हैं कि CU डिवाइड बाई DD प्लस में DD डिवाइड बाई DD, मनी सप्लाई CU डिवाइड बाई DD प्लस में RR डिवाइड बाई DD। ओके दोस्तों, अब इसको हम सोल्व करें तो वैल्यू वही आएगी, हमें डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 90 डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई 1, उसके बाद में 90 डिवाइड बाई 50 और 10 डिवाइड बाई 50। यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों, यहाँ पर हमारी बेसिकली इसको हम अगर हम 50 डिवाइड बाई 50 रखें और यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे 50, तो यहाँ पर 140 बनेगा ये, और ये बनेगा 100 डिवाइड बाई 50, और 50 से 50 कट जाएगा दोस्तों, तो हमारी वैल्यू जो लास्ट में आएगी दैट इज़ बेसिकली 1.4 ही होगी। ओके, तो ये बेसिकली हमारा सिंपल मैकेनिज़्म है मनी मल्टीप्लायर को निकालने का, समझने का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक और फॉर्मूला होता है दैट इज़ बेसिकली डिपॉजिट मल्टीप्लायर, जो पेपर में पूछ लिया जाता है। तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1 डिवाइड बाई CRR। CRR का मतलब होता है कि हम रिक्वायर्ड रिजर्व और इनटू में प्राइमरी डिपॉजिट। तो मान लो इस कंसेप्ट को अगर मैं समझाने का प्रयास करूँ आपको कि डिपॉजिट मल्टीप्लायर क्या होता है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर क्या होता है। तो मान लो आपने बैंक के अंदर 1000 रुपये जमा करवाए और बैंक को रिक्वायर्ड रिजर्व रखने हैं 10%। कितने रखने हैं दोस्तों 10%, और प्राइमरी डिपॉजिट 1000 रुपये हैं। तो आपसे पूछा जाए कि बैंक कितना मल्टीप्लाई पैसा कर सकता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 डिवाइड बाई 10 इंटू में है 1000। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। ओके दोस्तों, तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है। तो ये बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आएगी 1.0 है, इसको हम पर हमें रखना होगा। ओके, तो ये बेसिकली फॉर्मूला होता है दोस्तों इसका, जिसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं कि बैंक कितना पैसा है डबल कर सकता है। तो इसको आप खुद करके देखना और मुझे बताना इसकी वैल्यू क्या आएगी। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है भाई, इफ़ डिमांड फंक्शन हमें दे रखा है
एंड डिमांड दे रखी है एक्स नॉट इक्वल टू 3 एंड व्हाट विल बी द कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस निकालने का सिंपल मैं आपको एक फंडा समझाता हूँ। ये डिमांड होती है, ये सप्लाई होती है, और ये प्राइस डिटरमाइन हमने कर लिया। ये होता है दोस्तों कंज्यूमर सरप्लस और ये होता है प्रोड्यूसर सरप्लस। और कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए बेसिकली हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, जो डेरिवेशन का इन्वर्स होता है। तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होगा दोस्तों, ये डिमांड, ये बेसिकली जो हमें इक्वेशन दे रखी है, ये डिमांड लाइन का हमें स्लोप दे रखा है। तो जब हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम ये सारा का सारा, इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है हमें एरिया निकालना है, तो हम ये सारा का सारा जो एरिया है उसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों कि इस प्राइस और क्वांटिटी को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करा देंगे, पी इंटू क्या कर देंगे दोस्तों, पी इंटू क्यू कर देंगे। तो ये एरिया हमने निकाल लिया और हमने ये एरिया निकाल लिया दोस्तों। तो उसके बाद इस सारे एरिया में से हम ये बॉक्स वाला एरिया माइनस कर देंगे तो हमें कंज्यूमर सरप्लस मिल जाएगा। और इसी प्रकार का जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस को निकालने के लिए भी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया गया है दोस्तों, सबसे पहले हमने निकाला है प्राइस को, कि ये हमें फंक्शन दे रखा है एक्स 3 है, तो प्राइस क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर हमने 3 को रखा तो प्राइस हमारा 20 आ गया। उसके बाद में हमने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया और उसके बाद पी इंटू क्यू किया, तो पी इंटू क्यू कितना आएगा, 60 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन का फंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी अगर यहाँ पर x कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 1 के अंदर क्या होगा, x जुड़ जाएगा, कि वैल्यू यहाँ पर बेसिकली जुड़ जाती है। इंटीग्रेशन के अंदर x की वैल्यू कम हो जाती है, तो इसका 35 का 35x आ जाएगा, 2x का पावर जुड़ जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा, जो ऊपर है वही नीचे आ जाएगा बिकॉज n+1 होता है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स की क्यूब हो जाएगी, नीचे क्यूब आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम 3 की वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पर 3 की वैल्यू पुट करने पर फाइनल हमारा जो आंसर आएगा दैट इज़ बेसिकली 27। ओके, तो ये बेसिकली, और 27 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 हमारा कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर आपको प्रोड्यूसर सरप्लस का इक्वेशन दी हुई होती तो प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने के लिए आप क्या करते कि सबसे पहले हम इस लाइन का इंटीग्रेशन करते तो नीचे वाला एरिया आ जाता, उसके बाद पी इंटू क्यू करते, तो वहाँ पर पी इंटू क्यू को माइनस कर देते हम प्रोड्यूसर सरप्लस से। ठीक है, तो वहाँ पर इक्वेशन कुछ इस प्रकार की होती। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमें जो कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन रखना पड़ता है और माइनस कर देना पड़ता है पी इंटू क्यू को। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं फिर भी अगली वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगा। उसके बाद अगला दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो है ड्यूलिज्म को लेकर, द्वैतवाद को लेकर, कि ड्यूलिज्म बेसिकली क्या करता है, रेफर टू इकोनॉमिक आवर सोशल डिवीजन ऑफ इकोनॉमी, कि वो आर्थिक आधार पर और सोशल आधार पर इकोनॉमी को 2 भागों में बांट देता है। सच डिफरेंस वो टेक्नोलॉजिकल लेवल पे हो सकता है, एंड डिफरेंस हो सकता है डिग्री ऑफ जियोग्राफिकल डेवलपमेंट हो सकता है, वो टेक्नोलॉजिकल आधार पे हो सकता है, जियोग्राफिकल डेवलपमेंट के आधार पे हो सकता है कि महाराष्ट्र का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, बिहार का कम हो रहा है, वो सोशल कस्टम के आधार पे हो सकता है, वो एट्रीब्यूट्स के आधार पे हो सकता है। तो ये बात तो सही लग रही है। अगला है कि द डेवलपिंग कंट्रीज़ इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस करती है ड्यूलिज्म को, भाई तो ये बात भी सही है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि स्टार्टिंग में है, जैसे इंडिया है वो ड्यूलिज्म को फेस कर रही है कि एक एरिया के अंदर ज़्यादा विकास हो रहा है, एक एरिया के अंदर कम हो रहा है, जैसे कि हम बिहार और महाराष्ट्र को कंपेयर कर सकते हैं। तो जो डिस्पैरिटीज़ हैं, तो हम अगर इसको देखने का प्रयास करें दोस्तों, तो जो ये द्वैतवाद के कंसेप्ट हैं वो अलग अलग इकोनॉमिक्स के द्वारा दिए गए हैं, जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोशल जो ड्यूलिज्म है वो J.H. बुके के द्वारा दिया गया है। उसके बाद में टेक्नोलॉजिकल जो ड्यूलिज्म है दोस्तों वो प्रोफेसर हिंगस के द्वारा दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। भी टेक्नोलॉजिकल गैप दो रीज़न के अंदर हमें देखने को मिलता है। फाइनेंशियल जो सेक्टर के अंदर जो बेसिकली ड्यूलिज्म है कि एक सेक्टर, एक एरिया के अंदर जो फाइनेंशियल जो एरिया है, एक तबके के जो लोग हैं वो फाइनेंशियली ज़्यादा एडवांस है, वो फाइनेंशियल इंक्लूसिव जो इंडेक्स है उनका वो ज़्यादा है। और तो ये जो कंसेप्ट है बेसिकली मिंट के द्वारा दिया गया है, प्रोफेसर मिंट के द्वारा। एंड एनक्लेव जो ड्यूलिज्म है वो सिंगर के द्वारा दिया गया है, ये अलग कंसेप्ट है, देखने को मिलता है हमें भाई।
इंटरनेशनल ड्यूलिज्म बेसिकली टोडारो के द्वारा दिया गया है। एंड ज्योग्राफिकल ड्यूलिज्म गुनार मॉडल के द्वारा दिया गया है, जिसको क्यूमुलेटिव कोजिशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, कि एक सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, दूसरे सेक्टर के अंदर कम होता है। इसके अंदर बेसिकली बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड इफेक्ट के दो इन्होंने कंसेप्ट दिए हैं। ओके, तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। उसके बाद अगला हमारा कंसेप्ट है दोस्तों, हेयर इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011। तो 2011 के अकॉर्डिंग ये दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो क्वेश्चन आईडी 1901 दे रखा है हमें भाई, बी सी डी इज़ द राइट, कि जो बी सी डी हैं, बी सी और डी ये राइट हैं, बाकी चीज़ें गलत हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का 1931, उड़ीसा का 1979 और तमिलनाडु का 996 है। गुजरात और हरियाणा का डाटा यहाँ पर गलत दे रखा है। तो यहाँ पर जो है इंडिया की 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग, तो केरला में सबसे ज़्यादा है 1084, पांडुचेरी 1037, तमिलनाडु 1996, आंध्र प्रदेश 1993, हरियाणा के अंदर 879 है जो सबसे कम है पूरे इंडिया के अंदर। एंड चाइल्ड सेक्स रेशो की बात की जाए तो यहाँ पर असम, केरला, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, गोवा के डाटा आते हैं कि एक लड़कों के पीछे कितनी लड़कियाँ हैं। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, मैच करना है बेसिकली में FRBM, FEM, फैमा, MRTP एक्ट, कंपटीशन एक्ट और फेरा कब कब आए थे, तो इसके हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो MRTP एक्ट बेसिकली 1969 के अंदर आया था। मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द दत्त कमेटी। दत्त कमेटी की रिकमेंडेशन में MRTP एक्ट आया था, जो कि ट्रेड को मुश्किल बनाता है, ट्रेड के अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करता है, ताकि उस टाइम पर इंदिरा के टाइम पर ये चीज़ें अप्लाई की गई थी और ये 4th 5 ईयर प्लान का पार्ट था। एंड लेटर उसके बाद इसको रिमूव कर हम 2002 के अंदर कंपटीशन एक्ट लेके आते हैं। एंड कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर आया, जो कि ट्रेड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देता है, ट्रेड को बढ़ाता है। एंड उसके बाद फेरा जो है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 के अंदर आया था, और जिसको बदल कर फिर 1999 के अंदर फैमा लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यहाँ पर वही बात थी, इंदिरा के टाइम पर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को बहुत स्ट्रिक्ट था बेसिकली। एंड उसके बाद फेमा लाया गया, जिससे कि जो स्ट्रिक्टनेस जो भी कठिनाइयाँ थी बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, उसको थोड़ा सा रेगुलेट करने का प्रयास किया गया, उसको मैनेजमेंट करने का प्रयास किया गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद दोस्तों प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होता है। पिछले पेपर के अंदर मैंने इस कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे ढंग से करवाया था। इसके कुछ जो कंसेप्ट है, की कंसेप्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कि रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। कैपिटल डेफिसिट कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स का डिफरेंस होता है। बजट डेफिसिट दैट इज़, ये आप चीज़ें देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट बेसिकली जो हम लोन लेते हैं उसी को फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूड कर देते हैं हम बोरिंग्स को। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं दोस्तों जो आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये कंसेप्ट आता है इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, कि रेवेन्यू डेफिसिट में से वो एक्सपेंडिचर हम माइनस कर देते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम माइनस कर देते हैं जिससे किसी भी प्रकार का कैपिटल एसेट्स का क्रिएशन होता हो, ग्रांट फॉर क्रिएशन फॉर कैपिटल एसेट्स, दैट इज़ बेसिकली इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये 2011-12 के बजट के अंदर ये कंसेप्ट आया था। फिर मोनेटाइज डेफिसिट इंक्रीजिंग आरबीआई क्रेडिट टू गवर्नमेंट, कि जब आरबीआई बेसिकली क्रेडिट करती है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, दैट इज़ बेसिकली मोनेटाइज डेफिसिट। तो ये कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगला हमारा कंसेप्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग मॉडर्न इकोनॉमिक थिंकर हैड नॉट गॉन अब्रॉड फॉर स्टडी अवर वर्क। भी कौन सा जो इकोनॉमिक थिंकर है इंडिया का वो बाहर नहीं गया। तो महात्मा गांधी भी गए और राम मनोहर लोहिया भी गए, BR अम्बेडकर भी गए, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय ने इंडिया के अंदर रहकर ही शिक्षा को ग्रहण किया और
जो कि हमारे इकोनॉमिक थिंकर रहे हैं।